हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन की। तो ये इन्फ्लामेशन का हम इंट्रोडक्शन आज देखेंगे और इसमें इन्फ्लामेशन के 5 कार्डिनल साइंस होते हैं उसको हम देखेंगे और ये क्यों होते हैं, किस मीडिएटर की वजह से होते हैं, ये हम देख लेंगे। और उसके बाद फिर इन्फ्लामेशन का जो एक्यूट सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस होता है उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देख लेंगे। और ये जो 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक, इसको हम आगे सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन्फ्लामेशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, रिस्पॉन्स टू एलिमिनेट इनिशियल कॉज ऑफ सेल इंजरी टू रिमूव नेक्रोटिक सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ओरिजिनल इंसल्ट एंड टू इनिशिएट टिश्यू रिपेयर। तो ये बताया गया कि इन्फ्लामेशन होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे 3 वजह बताई गई इन्फ्लामेशन की। सबसे पहले कि ये एलिमिनेट करता है इनिशियल कॉज ऑफ सेल इंजरी को। तो इनिशियल कॉज ऑफ सेल इंजरी को एलिमिनेट करने के लिए इन्फ्लामेशन होती है, ये रिस्पॉन्स जनरेट होता है। पहला ये हुआ। और दूसरा हुआ टू रिमूव नेक्रोटिक सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ओरिजिनल इंसल्ट। तो जो नेक्रोटिक सेल्स, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर से नेक्रोटिक सेल जनरेट हो गए हैं, इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए दूसरा कॉज हुआ। और तीसरा रिस्पॉन्स होगा, मतलब जिसके रिस्पॉन्स में होगा इनिशिएट टिश्यू रिपेयर। तो टिश्यू रिपेयर करना, यानी 3 मकसद होता है इन्फ्लामेशन का। सबसे पहले इनिशियल कॉज ऑफ सेल इंजरी को रिमूव कर देना, और नेक्रोटिक सेल जो बने हैं उसको रिमूव कर देना, और तीसरा टिश्यू रिपेयर करना। तो ये इन्फ्लामेशन का मेन मकसद होता है और इन्फ्लामेशन इस वजह से होती है। ठीक है, तो ये इन्फ्लामेशन का रीज़न हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए क्या है, डिवाइडेड इनटू एक्यूट एंड क्रोनिक। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक्यूट और क्रोनिक होता है। हम दोनों की सेपरेट वीडियो में अलग से बात करेंगे बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद है द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इटसेल्फ कैन बी हार्मफुल टू द होस्ट इफ द रिएक्शन इज एक्सेसिव। फिर यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगरचे ये इन्फ्लामेशन जो है ये फ़ायदे के लिए होती है, मीन्स जैसे सेल इंजरी हुई उसको ख़त्म करने के लिए, नेक्रोटिक सेल को रिमूव करने के लिए या टिश्यू रिपेयर करने के लिए होती है, तो एक हिसाब से देखने में ऐसा लग रहा है कि ये फ़ायदेमंद है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये जो रिस्पॉन्स होता है ना, ये रिस्पॉन्स हार्मफुल होता है होस्ट के लिए। जैसे जब इसकी एक्सेसिव हो जाती है, जैसे एक्सेसिव रिएक्शन हुआ, सेप्टिक शॉक होगा। तो सेप्टिक शॉक भी एक तरह से इन्फ्लामेशन है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है होस्ट के लिए। इसी तरीके से प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन अगर है, ठीक है, तो प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन, जैसे परसिस्टेंट इन्फेक्शन सच एज टीबी। तो टीबी इन्फेक्शन है, तो टीबी में देखिए जब ये प्रोलॉन्ग हो जाती है तो ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये भी हार्मफुल हो जाती है होस्ट के लिए। और तीसरा है इनएप्रोप्रिएट इन्फ्लामेशन। तो इनएप्रोप्रिएट इन्फ्लामेशन अगर हो रही है तब भी क्या होगी, ये जो बेनिफिशियल रिस्पॉन्स था ये हार्मफुल हो जाता है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज सच एज एसएलई। तो एसएलई ये भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है और ये भी हार्मफुल होती है क्योंकि ये अप्रोप्रिएट होती है। तो पता चला कि ये इन्फ्लामेशन डिफेंस मैकेनिज्म एक हिसाब से बॉडी का है, लेकिन ये बहुत सारी कंडीशंस में हार्मफुल हो जाता है। उसका 3 एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, या तो एक्सेसिव होगा तो सेप्टिक शॉक उसकी एग्जांपल, प्रोलॉन्ग होगा तो टीबी उसका एग्जांपल, और इनअप्रोप्रिएट इन्फ्लामेशन होगा तो ऑटो इम्यून डिजीज जैसे एसएलई वगैरह है। और उसके बाद फिर साइन की बात करें, 5 कार्डिनल साइंस। तो देखिए यहाँ पे रूबर एंड कॉलर, ट्यूमर, डॉलर एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये 5 हमको मालूम है कि इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइंस हैं। तो रूबर एंड कॉलर, देखिए ये क्यों होता है, तो रेडनेस एंड वार्मथ। तो रूबर मीन्स रेडनेस एंड कॉलर कैलोरी से है, तो वार्मथ तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और रेडनेस देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए वैसोडाइलेशन। तो जिस टिश्यू पे यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन से पहले हल्का सा यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ट्रांजिएंट होता है, लेकिन वैसोडाइलेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो वैसोडाइलेशन होता क्यों है, तो रिलैक्सेशन ऑफ आर्टीरियोलर स्मूथ मसल्स। तो आर्टीरियोलर स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगी तो वैसोडाइलेशन हो गया। तो देखिए ये मसल पहले ऐसे थी, अब देखिए वैसोडाइलेशन हो जाएगा। और जब वैसोडाइलेशन होगा तो इंक्रीज ब्लड फ्लो, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से जब यहाँ पे ज़्यादा आरबीसी आएगी तो हमको रेडनेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ज़्यादा ब्लड आएगा, इस वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिला रूबर एंड कॉलर। और ये मीडिएट किससे होते हैं, वैसो डायलेशन, ये जो मीडिएट होता है ये हिस्टामीन से सबसे पहले होता है, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये मीडिएटर है वैसो डायलेशन के, इसी वजह से रूबर एंड कॉलर देखने को मिलता है। और उसके बाद 3rd कार्डिनल साइन है ट्यूमर। तो ट्यूमर मीन्स स्वेलिंग। तो स्वेलिंग क्यों देखने को मिलेगा, तो ये देखिए यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल होते हैं इसके बीच का जो जंक्शन होता है ना, ये जंक्शन पे गैप बढ़ जाता है। तो जब गैप बढ़ेगा तो यहाँ से ये फ्लूइड या प्लाज्मा और प्रोटीन यहाँ से ये एक्यूमुलेट हो जाएगा इंटरस्टिशियल टिश्यू में, और जब इंटरस्टिशियल टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये मीडिएट किससे होता है, तो देखिए एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन इज मीडिएटेड बाय ल्यूकोट्रीन्स। तो ल्यूकोट्रीन से ये मीडिएट होगा, C4D4E4, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, तो इनसे ये मीडिएट होगा। इसकी वजह से एंडोथेलियल गैप जनरेट होगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी। तो वही बताया गया कि देखिए एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन या डिसरप्शन, तो एंडोथेलियल डिसरप्शन हो जाएगा ये, और वही क्या है, दैट इज फ्रॉम टिश्यू डैमेज। तो टिश्यू डैमेज की वजह से ऐसा होगा। इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी, तो वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड फ्रॉम पोस्ट कैपिलरीज
वेन्यूल्स इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में ये देखिए प्रोटीन रिच फ्लूइड आ जाएगा जिसको हम एक्सोडेट बोलते हैं। और उसके बाद फिर क्या है, इंक्रीज इंटरस्टिशियल ऑनकोरेटिक प्रेशर। तो इंटरस्टिशियल ऑनकोरेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी। और वही है कि एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन इज मीडिएटेड बाय ल्यूकोट्रिन्स C4D4E4 और हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो ये हमने ट्यूमर भी देख लिया कि स्वेलिंग कैसे होती है, क्या मैकेनिज्म है। एडिमा का हमने मैकेनिज्म पहले ही देख रखा है, तो वही सेम यहाँ पे है। और उसके बाद फिर है डॉलर। तो देखिए डॉलर क्या होता है, डॉलर मीन्स पेन। तो सेंसिटाइजेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग। तो सेंसरी नर्व एंडिंग जो यहाँ पे होगी वो सेंसिटाइज हो जाएगी जिसकी वजह से पेन जनरेट होगा। और ये मीडिएट होता है ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जिसको हम PGE2 बोलते हैं, और हिस्टामिन। ठीक है, तो इससे पेन मीडिएट होगा और ये सेंसिटाइजेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग की वजह से होता है। और सबसे लास्ट में है लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो लॉस ऑफ फंक्शन हमको देखने को मिलेगा। और ये क्यों, इन्फ्लामेशन इम्पेयर्स फंक्शन। तो इन्फ्लामेशन की वजह से फंक्शन जो होता है वो इम्पेयर हो जाता है। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है, इनएबिलिटी टू मेक फिस्ट ड्यू टू हैंड सेलुलाइटिस। तो जब हैंड सेलुलाइटिस हो जाता है तो फिस्ट नहीं बन पाती है, तो ये भी एक लॉस ऑफ फंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया 5 कार्डिनल साइंस, रूबर, कॉलर, ट्यूमर, डॉलर एंड फंक्शियोलेजा। और उसके बाद थोड़ी सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ये देखिए एक्यूट फेज रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज प्लाज्मा, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, ये 3 चीज़ हमको देखने को मिलता है। तो फीवर कैसे देखने को मिलेगा, तो देखिए पायरोजेंस। तो जो पायरोजेंस होते हैं जैसे लाइपोपॉलीसेक्राइड, तो ये पायरोजेंस इंड्यूस मैक्रोफेज। तो ये मैक्रोफेज को इंड्यूस कर देते हैं। और जब मैक्रोफेज को इंड्यूस करेंगे तो मैक्रोफेज रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। तो इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर ये ब्लड सर्कुलेशन में आ गए और फिर यहाँ से ये चले जाते हैं ब्रेन में और यहाँ पे हाइपोथैलेमस में जाते हैं। वहाँ पे ये इंक्रीज कॉक्स एक्टिविटी, कॉक्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, और कॉक्स की एक्टिविटी कहाँ इंक्रीज करेंगे, पेरीवेस्कुलर सेल्स ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस। तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस में कॉक्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पे एंटीरियर हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियस होता है, एंटीरियर न्यूक्लियस, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, कम करने में हेल्प करता है। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए जब कॉक्स की एक्टिविटी बढ़ेगी तो PGE2 सीक्रेट होगा। और PGE2 यानी प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन टेम्परेचर सेट पॉइंट को इंक्रीज कर देगा। तो ये जो यहाँ पे एंटीरियर न्यूक्लियस था जो टेम्परेचर को कम करने के लिए जिम्मेदार था, ये टेम्परेचर कम नहीं कर पाएगा बल्कि टेम्परेचर सेट पॉइंट बॉडी का वो इंक्रीज हो जाएगा। एक हिसाब से ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बैक्टीरिया वगैरह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इस वजह से टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो जाता है। ये भी डिफेंसिव मैकेनिज्म है, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री होता है बैक्टीरियल सर्वाइवल के लिए। तो इससे ज़्यादा इंक्रीज करने का बॉडी का मकसद ये होता है ताकि बैक्टीरिया किल हो जाए। ठीक है, तो ये हमने फीवर देख लिया, फीवर क्यों होगा। और ल्यूकोसाइटोसिस, तो देखिए ल्यूकोसाइटोसिस में क्या है, WBC इंक्रीज हो जाएंगे, वही है WBC काउंट इंक्रीज हो जाएगा। और टाइप ऑफ प्रीडोमिनेंट सेल डिपेंड्स ऑन इनिशिएटिंग एजेंट्स और इंजरी। तो ये बता रहे हैं WBC काउंट जो इंक्रीज होगा वो कौन सा इंक्रीज होगा, तो वही बता रहे हैं कि प्रीडोमिनेंट सेल डिपेंडेंस ऑन इंसिटिंग कॉज। तो इंसिटिंग एजेंट जो होगा उसके हिसाब से जो भी WBC इंक्रीज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, या जो इंजरी होगी उसके हिसाब से जो WBC इंक्रीज होना होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें न्यूट्रोफिल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल हमको ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद है इंक्रीज प्लाज्मा एक्यूट फेज रिएक्टेंट। तो इंक्रीज प्लाज्मा एक्यूट फेज रिएक्टेंट में देखिए सीरम कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो सीरम कंसंट्रेशन जो है ना ये चेंज हो जाती है एक्यूट और क्रोनिक दोनों इन्फ्लामेशन में। और ये चेंज क्यों होती है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस होते हैं लिवर से। तो ठीक है, प्रोड्यूस बाय लिवर, नोटेबली इंड्यूस्ड बाय इंटरल्यूकिन 6। तो इंटरल्यूकिन 6 यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है इंक्रीज प्लाज्मा एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो ये हमने सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस देख लिया, कार्डिनल साइंस देख लिया 5, और इंट्रोडक्शन देख लिया इन्फ्लामेशन का। ठीक है।